बताना चाहूंगा कि बीएसएनएल ने जब से इसका गठन हुआ तब से लेके अब तक लगभग 12,000 इंजीनियर्स डायरेक्ट रिक्रूट किया। सही मायनों में ये 12,000 लोग ही हैं जो बीएसएनएल के अपने एम्प्लॉय हैं। इनके साथ इतना सौतेला व्यवहार किया जा रहा है कि अब तक 2007 की जो सेकेंड पीआरसी की रिकमेंडेशन थी वो आज तक हमारे ऊपर लागू नहीं की जा सकी। जो E2 के लिए डीपी ने भी गाइडलाइन दी है उसको लागू करने के लिए शायद बीएसएनएल पे मुश्किल से 30-40 करोड़ का बोझ पड़े। उस बोझ का बहाना बनाकर ये 12,000 लोगों को डीमोटिवेट किया जा रहा है, जिससे कि इनके कार्य करने की क्षमता पर बड़ा विपरीत असर पड़ा है और बीएसएनएल का न जाने कितने हजारों करोड़ का लॉस हो रहा है। उसकी चिंता नहीं है, बल्कि 78.2% करके जो कि 400 से 500 करोड़ का बोझ पड़ेगा उसके लिए उनके फाइनेंस में कोई दिक्कत नहीं आती है, वो सब कुछ कर देते हैं। आज हम लोगों ने लगभग 1 महीने पहले से साहब नोटिस दी थी और दुर्भाग्य यह है कि जब हम सभी लोग यहाँ आए हैं तो हमारे सीएमडी साहब भी छुट्टी पे चले गए। अब आखिरी उम्मीद हम लोगों की आप हैं, आपका आशीर्वाद मिले। आप इस कमेटी के चेयरमैन भी हैं। अभी दूसरा मुद्दा साहब हम लोग का है 30% सुपर एनिमेशन बेनिफिट जो हमारे पेंशन से जुड़ा हुआ है। यहाँ जितने भी लोग हैं अच्छे कॉलेजेस से इंजीनियर्स हैं और सबने कहीं ना कहीं बड़ी अच्छी प्राइवेट सेक्टर की जॉब छोड़ के देश सेवा के लिए और एक प्रेस्टीज के लिए इस संस्था को ज्वाइन किया, इस उम्मीद के साथ कि अभी हमें जो भी लॉस हो रहा फाइनेंशियल होगा। एक अच्छी बात यह है कि हम देश की सेवा में रहेंगे और दूसरी अच्छी बात कि बुढ़ापा हमारा बचा रहेगा, इज्जत हमारी बची रहेगी, हम किसी के भरोसे नहीं रहेंगे। लेकिन इस बीएसएनएल ने हम लोग के साथ ऐसा किया कि हम पेंशन के लिए भी मोहताज हो गए हैं। जो कि हमारा पैसा है, जो कि हमारा हक है, उस हक को लेने के लिए आज हम मांगे कर रहे हैं, जो कि हमारा राइट है। तनख्वाह पाना जो कि हमारी राइट है। जीएम साहब ने भी इस स्ट्राइक को संबोधित करते हुए इस स्ट्राइक के बारे में जो पत्र दिया, उन्होंने भी खुले दिल से स्वीकार किया है कि बीएसएनएल की वायबिलिटी के लिए और आज जो कुछ बीएसएनएल में बचा है सब कुछ इस यंग ब्लड की देन है। उसके बाद भी वो ये कहते हैं कि ठीक है आप गधे हो, काम करो। और दूसरी चीज आप जानते होंगे सर कि जब ये पब्लिक सेक्टर बन चुका है तो फिर इसमें पब्लिक सेक्टर हायरार्की क्यों नहीं है। हम ये कहते हैं कि ये पब्लिक सेक्टर है और दूसरी तरफ हम पब्लिक सेक्टर हायरार्की लाना ही नहीं चाहते हैं। हम उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि साहब पब्लिक सेक्टर कर दिया जाए। सबसे दुख की बात यह साहब कि यहाँ जितने लोग हैं सारे लोग इंजीनियर्स हैं और बीएसएनएल इनको जेई बुलाता है। ऐसे ही वो हतोत्साहित हो गए हैं, वो काम क्या करेंगे। जब इंसान का दिल खुश नहीं है तो वो काम क्या करेगा। हम लोग इतने दुखी हैं, हर तरफ से दुखी हैं। तो आप कृपया इस पर रोशनी डालें और आश्वासन दें, आशीर्वाद दें। हम उम्मीद करते हैं कि आप अगर इसमें हम लोग का साथ देंगे तो निश्चित रूप से मांगे आज की आज मांगी जाएंगी। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से, देश के विभिन्न राज्यों से बीएसएनएल जैसी एक प्रतिष्ठा और जो हमारे संस्थान से जुड़े हुए कर्मयोगी अभियंतागण, आप सब लोग देश की राजधानी दिल्ली में चल करके अपनी वाजिब मांगों के लिए दस्तक देने आए हैं। आपके सिद्धार्थ नगर के हमारे एसटीओ, हमारे छोटे भाई और इन लोगों की ख्वाहिश थी कि मैं आपके इस धरना स्थल पे आऊं। तो मैं सबसे पहले मैं एक बात कह दूं कि जब मैं आया तो इन्होंने कहा कि इस उम्र में भी जगदम्बिका पाल जी 18 घंटे काम करते हैं। आप सब इन्वेस्टर्स हैं, नौजवान हैं। अब मुझे आपके इस धरने में आने के लिए, मैं सुबह से सिद्धार्थनगर में मेरे कार्यक्रम लगे थे, मीटिंगें थी, चौपाल था और करते करते रात को 2 बज गया। मैं डुमरियागंज से फिर सिद्धार्थनगर गया, उल्टा नेपाल की तरफ, और 2 बजे रात को मैं वहां से लखनऊ के लिए चला सुबह फ्लाइट पकड़ने के लिए। तो वो 280 किलोमीटर है।
तो मुझे तो लगता है कि प्रायः प्रतिदिन मैं 24 घंटे व्हील पे या चलता ही रहता हूँ, तो 18 घंटे ये कहते हैं। इसके साथ बीएसएनएल अन्याय कर रहा है और मेरे साथ ये अन्याय कर रहा है। दूसरा अन्याय कि साहब इस उम्र में अब मुझे कितनी ईर्ष्या होगी। आप सब लोग नौजवान हैं, आप भी अपने इलाकों से चल के आए। मैं बातें इसलिए कह रहा हूं कि मांगे तो मैंने सुन ली, उस बात में कहूंगा ही, लेकिन आपको लगता है कि देश की राजधानी में हमें कोई सहारा मिलेगा कि नहीं। मन में बहुत से जब चले होंगे इस संघर्ष को लेकर के, तो बहुत से ख्वाब रहे होंगे, वो ख्वाब हकीकत में बदलेगा। आपकी मांगे कब पूरी होंगी, ये लड़ाई कितनी लंबी होगी, कितना संघर्ष का रास्ता कठिन होगा, ये सब सवाल आपको आ रहा होगा, आपके पूरे परिवार को आ रहा होगा जो घरों में बैठी होंगी, आपकी पत्नी, आपके बच्चे। तो मैं समझ सकता हूं। तो इन्होंने कहा कि इस उम्र में भी इतना काम करते हैं। भाई आप लोग अगर इस उम्र में इतना काम करते हैं कि अपना बीएसएनएल के टावर से लेकर के उपभोक्ता को सेटिस्फाइड करने के लिए, ठीक है आज बीएसएनएल घाटे में है, बीएसएनएल आज रिवाइवल के लिए जूझ रहा है, लेकिन अब भी देश का सबसे ज्यादा कवरेज बीएसएनएल का ही है। अगर आप इतनी मेहनत करते हैं इस उम्र में, तो मैं अगर 65 साल की उम्र में मेहनत करता हूं तो फिर कौन सा ज्यादा करता हूं। मेरी भी उम्र तो कोई ज्यादा है नहीं, मात्र 65 साल की उम्र है और कह रहे 65 साल की उम्र बहुत मेहनत कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि 24 घंटे कम है। इन्होंने अभिभूत होकर के अगर कहा कि देश के अपवाद संसद सदस्य हैं, तो इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट कोई हो सकता है कि अपने सार्वजनिक जीवन के जो जनप्रतिनिधि होते हैं, विधायक और सांसद, अपने क्षेत्र में जहां रहते हैं कुछ न कुछ ऐसा उनका 36 का आंकड़ा रहता है कि बाहर उन्हें इज्जत भी मिल जाए, लेकिन घर के जिले के अधिकारी पीछे कहीं न कहीं जिस तरह से नवाजते हैं आप भी जानते हैं। लेकिन अगर इसके बावजूद हमारे युवा साथी ने मेरे लिए इतनी अच्छी बातें कही हैं, तो मुझे कहना ही पड़ेगा, जिसका पूछे कोई नहाल उसके संग जगदम्बिका पाल। आपकी ऊर्जा लेवल बढ़ी, मुझे इस बात की खुशी है। ये आपकी ऊर्जा नहीं बढ़ रही, बीएसएनएल की ऊर्जा बढ़ रही है। जब आपका मोराल हाई होगा, तो इन्होंने कह के मुझे कितना मायूस किया कि साहब हम हैं बीटेक, बीई, कुछ लोग इसमें एमटेक भी होंगे, एमई होंगे। मेरे पास भी एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, मैं समझ सकता हूँ इंजीनियर बनने के लिए कितना कठिन काम होता है। अगर और आप सब जैसे इंजीनियर तो निश्चित तौर से चाहे किसी न किसी कंबाइंड टेस्ट से आप उस इंजीनियरिंग में आए हैं, आईआईटी के हों या हम सोचते हैं IIIE के हों या और सब के हों, जो भी हमारे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट हैं, तो आप उसका प्रतिनिधित्व करके आए हैं। और स्वाभाविक है कि आज आपको इंजीनियर की जगह पे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की जगह पे, डीजीएम की जगह पे, या जीएम तो प्रमोशन के बाद होंगे, लेकिन अगर आपको जेई साहब कह दिया जाए, ओवरसियर साहब कह दिया जाए, जूनियर इंजीनियर कह दिया जाए, तो मैं समझता हूं कि शायद ये जिलों में तो आप इसको अपमानजनक बातों को झेल करके बर्दाश्त भी कर लेते हैं। अगर शादी के पहले कोई मोहल्ले में कह देता तो आपकी ऐसी शादी के सब में सोचा होगा कि हम जिस रिश्ते के लिए जा रहे हैं वो IIT या IIII या हमारे रुड़की या किसी और खड़गवासला, जितने अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं वहाँ से करके इंजीनियरिंग या रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज हर स्टेट में है, हमारे जैसे मोतीलाल रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज इलाहाबाद है। तो इस तरह के, तो इसलिए ये बातें तो बहुत वाकई आपके लिए दुखदायी है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ गंभीरता से, ये तो मुझे आज मालूम भी नहीं था कि मैं कभी आपको धरना देना पड़ेगा और आपको धरने पे हमको आना पड़ेगा। बिना आपके धरने के भी हमने कुछ महीने पहले
बीएसएनएल की समीक्षा की थी पार्लियामेंट में, क्योंकि पार्लियामेंट की जो लोक लेखा समिति के तो पीएससी के वो डिपार्टमेंट की करती है ऑडिट, पैरा ऑडिट, उसके चेयरमैन मुरली मनोहर जोशी जी हैं। लेकिन जो भारत सरकार की पीएसयूज हैं, जो पब्लिक अंडरटेकिंग हैं,